गुड मॉर्निंग। आज वेक्टर कैलकुलस करेंगे. It is extremely useful in studying electromagnetism because all what we deal with is electric field, magnetic field, current density and so on. तो वेक्टर कैलकुलस करने के लिए एक चीज जो हमने पहले की थी वो ये कि यदि आप ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल लेते हैं तो यू गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल. बट लेट अस लुक एट इट स्लाइटली डिफरेंटली. यही चीजें करेंगे, वापस बात करेंगे, लेकिन लुक एट इट डिफरेंटली. कोई भी फंक्शन है f जो x के ऊपर डिपेंड करता है. यदि मैं पता करना चाहता हूं कि x में परिवर्तन की वजह से f में कितना परिवर्तन होगा, तो देन आई राइट इट एज df by dx. कि रेट ऑफ चेंज ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x इनटू व्हाट इज द चेंज इन x. और ये यदि वन डिमेंशन की जगह यदि थ्री डिमेंशन के अंदर है, यानी मेरा फंक्शन जो है x, y, z तीनों पे डिपेंड करता है, देन व्हाट डू आई राइट? आई विल राइट df इज इक्वल टू del f बाय del x dx प्लस del f बाय del y dy प्लस del f बाय del z dz. नोटिस कि ये पार्शियल डेरिवेटिव क्या कहता है कि बोले f को जब मैं x के साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूं, मैं मान के चलता हूं y और z कांस्टेंट है एंड आई डोंट बॉदर अबाउट इट. बट ये जो क्वांटिटी दिख रही है यहां पर, दिस लुक्स लाइक सम सॉर्ट ऑफ अ डॉट प्रोडक्ट वेयर वन ऑफ द वेक्टर्स इज dl व्हिच इज dxi प्लस dyj प्लस dzk. एंड दी अदर क्वांटिटी इज जिसका x कंपोनेंट ये है, y कंपोनेंट ये है, z कंपोनेंट ये है और इन सब के अंदर f सेम है. सो उस क्वांटिटी को मैं कहता हूं एक del विच इज del बाय del x i डायरेक्शन में प्लस j डायरेक्शन में del बाय del y प्लस k डायरेक्शन में del बाय del z. बाय द वे आई मस्ट मेंशन कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए हम थ्रू आउट करीब करीब ग्रिफिथ्स की किताब को फॉलो करेंगे. सो वट एवर इज गिवन इन ग्रिफिथ्स इज व्हाट वी विल डिस्कस हियर. बीच बीच में कुछ चीजें सप्लीमेंट करेंगे जैक्सन की क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से, और मोस्टली ग्रिफिथ्स को ही फॉलो करेंगे. सो दिस क्वांटिटी वी कैन राइट एज df इज इक्वल टू ग्रेडियंट f डॉट dl which is equal to gradient f magnitude dl magnitude cos theta. अब यदि मैंने dl का मान कांस्टेंट कर दिया, यदि dl का मान कांस्टेंट है तो df की वैल्यू, टोटल चेंज इन द फंक्शन f विल डिपेंड अपॉन थीटा की वैल्यू क्या है. और ये मैक्सिमम कब होगी? ये मैक्सिमम तब होगी जब ये 1 होगा, यानी थीटा 0 होगा, यानी इसका और इसका डायरेक्शन सेम होगा. तो इसको पलट के मैं यूं कह सकता हूं कि जब इस ग्रेडियंट का डायरेक्शन dl के डायरेक्शन में है, उस वक्त df की वैल्यू मैक्सिमम है. यानी इसको ये कह सकता हूं कि जो ग्रेडियंट f है उसका मैग्नीट्यूड तो यहां से निकला, और उसकी डायरेक्शन क्या है? उसकी डायरेक्शन वो होगी जहां पर चेंज इन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज मैक्सिमम. तो कोई भी फंक्शन थ्री डिमेंशनल के लिए सबसे आसान काम है, आप पहाड़ पे चढ़े जाइए और पहाड़ पे से उतरिए. जैसे जैसे आप पहाड़ पे उतर रहे हैं तो आप अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं, स्लोप अलग अलग है. इधर ढलान कम है, इधर ज्यादा है. जिस डायरेक्शन में ढलान मैक्सिमम है और जो उस ढलान का मैग्नीट्यूड है, that magnitude is the magnitude of the gradient and that direction is the direction of the vector gradient f. बट यही काम तो पहले हमने किया था जब इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा था ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्फेरिकल केस में. क्या किया? ये एक स्फीयर है हमारे पास, यहां एक चार्ज है q. अब मैंने क्या किया? इधर dr लिया, इधर dr लिया, इधर dr लिया, इधर dr लिया. क्या dl को सेम होना जरूरी है, तो हर जगह dl बराबर लिया और फिर देखा कहां कहां पर पोटेंशियल कितना चेंज होता है.
तो यू विल रियलाइज इस डायरेक्शन में पोटेंशियल सबसे ज्यादा चेंज होता है, यानी ग्रेडियंट की डायरेक्शन भी यही होगी और वही तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थी। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी डिड। तो हमने क्या किया, एक नया वेक्टर डिफाइन कर दिया या एक वेक्टर ऑपरेटर डिफाइन कर दिया, डेल। वेक्टर कैलकुलस का में पहले हम क्या सीख चुके हैं, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, तो वो काम यहां पे भी कर सकते हैं। मतलब एक तो इस वेक्टर प्रोडक्ट से हम किसी स्केलर के ऊपर लगा के उसका वेक्टर बना सकते हैं, जो अभी हमने देखा। दूसरा काम है, मैं एक वेक्टर लेके आई कैन फाइंड आउट व्हाट इज दिस एंड देन आई कैन ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट इज दिस क्वांटिटी। सो इट्स अ डॉट प्रोडक्ट, अ क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, क्योंकि डेल की डेफिनेशन आपको मालूम है, बहुत आसान है। अब लिखते हैं एक्स कंपोनेंट, मतलब डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई। और जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, ए क्रॉस बी, ith कंपोनेंट, jth कंपोनेंट, kth कंपोनेंट। So I get del by del y az minus del by del z ay. This is the ith component, cyclic order में x y z। इसी प्रकार डेल क्रॉस ए का अब j और kth कंपोनेंट भी लिख सकते हैं। कहानी यहीं खत्म हो गई क्या ना, क्योंकि ये वेक्टर ऑपरेटर जो है ये और बहुत से काम कर सकता है। इंटरेस्टिंग। वो क्या, यदि मेरे पास दो स्केलर फंक्शन है f और g, एक स्केलर फंक्शन है तो मुझे मालूम है क्या करता है वेक्टर ऑपरेटर, ग्रेडियंट ऑफ f इज द ऑपरेटर। बट सपोज आई हैव अ प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर फंक्शंस एंड आई आस्क इस पे ग्रेडियंट लगेगा तो क्या होगा। दूसरा है, मेरे पास एक स्केलर है, एक वेक्टर है, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। ये कांस्टेंट नहीं है, माइंड यू, कांस्टेंट नहीं है, मतलब f और g दोनों xyz पे निर्भर करते हैं। इसी प्रकार ये f भी xyz पे निर्भर करता है। ये क्या होगा। और यदि डॉट प्रोडक्ट मुझे इस वेक्टर का लेना है, मैं और भी कई काम कर सकता हूं अलग अलग, और क्रॉस प्रोडक्ट भी ले सकता हूं, डेल क्रॉस f ऑफ a। ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है। और यदि मेरे पास दो वेक्टर हैं a एंड b, तो व्हाट आई कैन डू इज फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर क्वांटिटी है a डॉट b। एंड सिमिलरली मतलब की बात यह है कि दो फंक्शंस हैं स्केलर, दो वेक्टर हैं a b, उनसे आप स्केलर या वेक्टर बनाइए और डेल ऑपरेटर के तीन पॉसिबल ऑपरेशन है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। एंड दिस इज द वेक्टर कैलकुलस which will become very useful। ग्रिफिथ की किताब में राइट इन द फर्स्ट चैप्टर ये दे रखा है, बट आई एम गोइंग टू यूज देम जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे। अब ये डाइवर्जेंस और कर्ल करते क्या है, एक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी थी, वापस वही इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं, सी वाई आई प्लस सी एक्स जे, और पता करते हैं इसका डाइवर्जेंस ऑफ ई क्या है और इसका कर्ल ऑफ ई क्या है। So divergence of E will be del x Ex plus del y Ey plus del z Ez। तो Ez तो जीरो है ये, Ey कितना है Cx which does not depend upon y, तो ये क्वांटिटी भी जीरो है। Ex which is Cy which does not depend upon x, ये क्वांटिटी भी जीरो है। So divergence of E is equal to जीरो। डाइवर्जेंस ऑफ, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी, हमने इसका इक्वेशन भी लिखा था, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू कांस्टेंट। व्हाट अबाउट कर्ल ऑफ ई, ith कंपोनेंट कितना हो गया, ith कंपोनेंट हो गया डेल बाय डेल वाई ई जेड माइनस डेल बाय डेल जेड ई वाई।
Ez तो है ही नहीं, और y कंपोनेंट z पे नहीं निर्भर करता, सो दिस क्वांटिटी इज 0 प्लस jth कंपोनेंट कितना हो गया, डेल बाय डेल z Ex माइनस डेल बाय डेल x Ez 0 प्लस kth कंपोनेंट क्या देगा, kth कंपोनेंट देगा डेल बाय डेल x Ey अब Ey क्या है, Cx डेल बाय डेल x, so this quantity gives me C Ex Cy del by del y minus C, so the whole thing is 0. So the curl of this electric field is 0. But the fact कि ये माइनस साइन की वजह से कट गया, मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आइडिया आ रहा है, वो क्या, मैं इसको प्लस को हटा के या माइनस कर देता हूं। अब यह माइनस कर दिया तो क्या हो गया, ये प्लस हो गया, ये सॉरी कर्ल में तो ये माइनस रहेगा, लेकिन जब ये Ey by Ex करूंगा, Ey is minus Cx, so I will get a quantity which is minus C and minus C for here also, so this will become minus 2C. तो मतलब की बात क्या है, कर्ल ऑफ E is not 0. Not only that, there is something else also very interesting. वो क्या, पहले केस में हमारा इक्वेशन आया था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, वही काम आप वापस करेंगे यहां पर, तो अब आएगा आपका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, विच यू नो इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसी आएंगी इस केस के लिए, और यदि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसी आएंगी तो कर्ल उसका 0 नहीं है, यानी सर्कुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज पाथ इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, विच मीन्स अब आप पूछेंगे नहीं सर आपने तो अभी थोड़े दिन पहले ही E डॉट dl का 0 होना जरूरी है, और यहां हमने बना दिया एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जिसमें E डॉट dl इज इक्वल टू 0 नहीं आता. ये कैसे मुमकिन है, ये तो बाबा सिर्फ कर्ल समझाने के लिए किया है, चूंकि ये 0 नहीं आता इसका ये मायने है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड नामुमकिन है. सो ये इक्वेशंस क्या बताते हैं, ये इक्वेशंस ये बताते हैं कि कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती. एक पर्टिकुलर केस है जिसकी बाद में बात करेंगे इसी सीरीज ऑफ लेक्चर्स के अंदर, जब कर्ल ऑफ E को 0 होना जरूरी नहीं है मैग्नेटिक फील्ड वगैरह वगैरह की वजह से, बट दैट वी विल टॉक अनदर टाइम. बट जहां तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सवाल है, दिस इज इनफ. तो मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, बताइए हो सकती है या नहीं, एंड द आंसर इज डाइवर्जेंस ऑफ E तो इसका आएगा ही आएगा 0, कर्ल ऑफ E 0 नहीं आता है, तो आप कहोगे नहीं ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती. यही डाइवर्जेंस ग्रेडियंट कर्ल को समझने के लिए थोड़ी सी मेहनत और करते हैं. We said gradient of f dot dl, this is our df, और total change in f is integral. 1 डिमेंशन में आसान है, 3 डिमेंशन में क्या होगा, यही f at b माइनस f at a. क्या किया, मैं ये पता करना चाह रहा हूं कि एक ऐसा f जो l के ऊपर dl पे निर्भर करता है, जैसे जैसे dl बदलता है f कितना बदलता है, और फिर मैंने कहा जब dl l बदला a से b तक, तो f में जो भी बदलाव हुआ थोड़ा 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 सारा बदलाव, वो सारा बदलाव इंटीग्रेट करके जोड़ लिया, तो वो क्या मिला, वो मुझे मिला टोटल चेंज इन द वैल्यू ऑफ f. कहां से कहां तक जाने में, a से b तक जाने में, या fb माइनस f. There is something else also which I quite enjoy, very interesting. Consider कीजिए कि स्पेस में आपके पास एक क्यूब है. Let me first draw a cube.
और फिर मैंने कहा ये इसका XYZ डायरेक्शन। और इस सिंपल केस के लिए मैं पता करना चाहता हूं दैट E.ds कितना है। इस क्यूब के 6 सरफेस है और मैं टोटल के लिए पता करना चाहता हूं E.ds कितना है यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है। तो एक बात तो ये कि एट x इज इक्वल टू 0 एक सरफेस है मेरे पास dy dz and it is pointing in the direction, और यही यदि इसको फ्रेम को मैं यहां चूज करता तो माइनस और प्लस, दैट डजंट मैटर, एंड एट x is equal to dx it is dy dz I। तो एक सरफेस के ऊपर पॉजिटिव x डायरेक्शन में, दूसरे सरफेस के ऊपर नेगेटिव x डायरेक्शन में। सिमिलरली एट y is equal to 0 my surface will be dx dz, y is equal to 0, ये वाला सरफेस हो गया, it is in the minus j direction, and at y is equal to dy this is dx dz plus j direction। अब यदि मैं E.ds पता करना चाहता हूं ओवर दिस क्लोज सरफेस तो मैं क्या करूंगा, ये वाले जो दोनों सरफेस हैं x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू dx पे जो लिए हैं उसके लिए मैं करूंगा कि ax at x इज इक्वल टू 0 इंटू dy dz माइनस प्लस x component at x is equal to 0. Let me write it differently. Let me write Ex at some value of x dy dz, ये माइनस है, प्लस Ex at x plus dx dy dz। सो इन दोनों सरफेसेस से जो फ्लक्स होगा वो ये फ्लक्स होगा। एज अ रिजल्ट आई कैन राइट दिस एज dex अपॉन dx dx dy। सो दिस आई कैन राइट एज ex x plus dx minus ex at x into dy dz, or this is dex upon dx dx dy dz। आइडेंटिकली यही काम बाकी 4 सरफेसेस के लिए करेंगे y और z डायरेक्शन के लिए, तो उसमें क्या मिलेगा, उसमें हमें मिलेगा dy dy dx dy dz and dez dz dx dy dz। क्या नतीजा निकला? नतीजा ये निकला दैट इंटीग्रल ऑफ E.ds ओवर दिस क्लोज वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने कुछ अस्यूम नहीं किया, ये कोई आर्बिट्ररी इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी मुझे वैल्यू x प्लस dx पे चाहिए और x पे चाहिए, और ये dv कॉमन ले लिया, तो dv कॉमन लेने के बाद मेरे पास बचा dx बाई dx प्लस dy बाई dy प्लस dz बाई dz। और ये अभी थोड़ी देर पहले इससे दोस्ती की थी, डेल ऑपरेटर डॉट प्रोडक्ट, ये क्या था, डाइवर्जेंस ऑफ E इंटू dv, यही हुआ, which means this quantity becomes integral over the volume। सो सरफेस क्लोज्ड है तो उसका वॉल्यूम, उस क्लोज सरफेस के अंदर का वॉल्यूम, और गॉस ने हमें बताया कि दिस इज Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन 0, और Q enclosed है तो उसकी जगह में कुछ और भी लिख सकता हूं, पर्टिकुलरली यदि एक पॉइंट चार्ज नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। सो दिस क्वांटिटी कैन बी रिटन एज इंटीग्रल चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन एप्सिलॉन 0। अब इसको देखो, दिस गिव्स मी वाह भाई वाह,
तो ये क्या है, इतनी बड़ी बात क्यों बना रहे हैं? इसलिए बना रहे हैं बड़ी बात क्योंकि इसको तो हमने गॉसेस लॉ के रूप में लिखा था, विच इज करेक्ट। ये क्या है? ये भी गॉसेस लॉ है। ये इंटीग्रल फॉर्म है, ये डिफरेंशियल फॉर्म है। और एक और बात है, शुरू में हमने कहा था कि मैक्सवेल्स इक्वेशंस की बात करेंगे। दिस इज द फर्स्ट ऑफ द फोर मैक्सवेल्स इक्वेशंस। सो डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन 0 इज अ मैक्सवेल इक्वेशन। अब जो मजे के लिए काम करेंगे, बहुत सारे काम करेंगे। क्या? क्योंकि याद है हमने लिखा था E इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो वेक्टर कैलकुलस का खेलते हुए E की जगह ग्रेड V डाल देंगे, फिर देखेंगे क्या होगा, वो बाद में करेंगे। बट ऑब्वियस है, जब देखते हैं ऐसी बातें तो मन में आता है करने का। अरे बाबा, जब आपने ये इक्वेशन देखा, यहां तो आप E इज इक्वल टू ग्रेड V लिख देते हो तो कोई 9 के 13 नहीं है। अब आपको मालूम है E इज इक्वल टू माइनस ग्रेड V है, तो इच्छा करती है ना मन में कि यार इसको यहां सब्स्टिट्यूट करके 2 बार डाइवर्जेंस, ये डेल प्रोडक्ट आ गया तो क्या होगा। There's lot to learn there and it's fun. तो ये काम तो हमने एक एग्जांपल लेके सॉर्ट ऑफ प्रूव कर दिया। दूसरा जो मैं प्रूव नहीं कर रहा, सिर्फ लिख रहा हूं, वो आपको बता देता हूं। तो जैसा हमने कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होती है। इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl ओवर अ क्लोज्ड पाथ विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस क्वांटिटी विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। ये जो प्रूफ है कर्ल ऑफ E को इस प्रकार लिखना, दिस इज व्हाट इज नोन एज स्टोक्स थ्योरम। रिग्रेसली भी प्रूव कर सकते हैं, जो थोड़ा मुश्किल काम है, जैसे पिछली बार क्यूब लेके एग्जांपल लेके किया, वो भी प्रूव कर सकते हैं। जो आसान काम है, बट आई लीव इट, रीड इट फ्रॉम ग्रिफिथ्स बुक। प्रॉब्लम हो तो मैं जरूर समझाऊंगा। और चूंकि दिस होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल सरफेस एरियाज, देयरफॉर कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू 0। कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू 0, differential form of the same equation. Also a Maxwell's equation, but incomplete. क्यों? क्योंकि हमने कहा था E डॉट dl इज इक्वल टू 0 ओवर क्लोज पाथ ऑलमोस्ट ऑलवेज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन वगैरह है तो कुछ हो जाता है, उसकी बात बाद में करेंगे। बट अभी के लिए ये हमारा मैक्सवेल इक्वेशन का एक इनकम्प्लीट फॉर्म है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का भी कंट्रीब्यूशन आएगा। अब इसको समझे कैसे? ये कोई सरफेस एरिया है। क्या सरफेस एरिया? ये सरफेस एरिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है हर पॉइंट पे। ये ब्लैक बोर्ड है, ये मेरा सरफेस एरिया है। और ये ब्लैक बोर्ड के चारों तरफ क्या है? ये dl है, बाउंड्री लाइन। और इस बोर्ड के ऊपर किसी ने मुझे पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, जैसे पहले थी xi प्लस yi व्हाटएवर। अब हम क्या करते हैं? हर पॉइंट पर ये पॉइंट क्वांटिटी पता कर लेते हैं और उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ds से बाहर आ रहा है। और थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम ये कहता है कि हर पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, उसका डॉट प्रोडक्ट ds से लेंगे पूरे सरफेस एरिया के ऊपर, तो उसका E डॉट dl, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे मालूम है, तो आप E डॉट dl भी पता कर सकते हो। टिक 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 टिक, एंड यू विल गेट द सेम थिंग। तो सर ये तो आसान बात है, क्या मुश्किल है? हाँ, मुश्किल क्या है? मुश्किल ये बात है कि यहां तो मैंने सरफेस एरिया लिया, प्लेन एरिया जो ब्लैक बोर्ड है। अब मान लो मैं मेरा सरफेस एरिया प्लेन एरिया नहीं लेता, माने एक मटका है, वो मटके का खुद सरफेस एरिया है और मटके का मुंह है, तो वो जो सरफेस एरिया है मटके का, वो किससे बंधा हुआ है? वो बंधा हुआ है उस मुंह से। तो आप उस मटके के पूरे सरफेस एरिया के ऊपर ये क्वांटिटी पता कर लीजिए, और या उसके मुंह के ऊपर E डॉट dl ये पता कर लीजिए। एंड दिस इज ट्रू नॉट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज ट्रू फॉर एनी वेक्टर फील्ड। सो लेट्स कॉल इट एनी वेक्टर फील्ड।
और मटके की जगह कुछ ऊबड़ खाबड़ कुछ भी कर लीजिए, यू विल एग्जैक्टली गेट द सेम थिंग. द आंसर इज इक्वल टू दिस. दिस इज व्हाट इज द पावर ऑफ स्टोक्स थ्योरम. But चूंकि E is equal to grade V there, which also tells me that I could write ये V कोई वेक्टर फील्ड है, वो V मेरा पोटेंशियल था, तो ये पोटेंशियल है. देखिए ये जो कंडीशन है इसकी वजह से हमने कहा कंजर्वेटिव फील्ड है. कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज जीरो. कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज जीरो, यानी उसका कर्ल इज जीरो. एंड कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर इज जीरो. मतलब कोई भी कंजर्वेटिव फील्ड हो उसको मैं हमेशा ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर लिख सकता हूं. अब वहां पे देखिए जैसा हमने कहा E बराबर माइनस ग्रेड V, सब्स्टिट्यूट किया वहां पर तो क्या आया, डाइवर्जेंस ऑफ माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो. ये माइनस साइन इधर आ गया. दिख रहा है ये क्या देगा, ये देगा मुझे डेल V बाई डेल एक्स आई कंपोनेंट, और ये आई कंपोनेंट क्या है, डेल बाई डेल एक्स. तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल V बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल V बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड ऑफ डेल V बाई डेल जेड, यानी डेल स्क्वेयर V बाई डेल एक्स स्क्वेयर प्लस wow. This equation is written as del square V is equal to minus rho upon epsilon zero and is called Poisson equation. यदि आप लोग को चिंता है पुआसों क्यों बोलते हैं, तो ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे और फ्रेंच भाषा में OI को ऐसे प्रोनाउंस करते हैं जैसे WA है, पुआसों. तो ये क्या कहता है, किसी भी रीजन में यदि कोई चार्ज डेंसिटी रो है तो उस चार्ज डेंसिटी रो का और इस पोटेंशियल का परस्पर संबंध है, एंड दैट रिलेशन इज गिवन हियर. अब इसको डिफरेंट इंटीग्रेट करके आप पता कर सकते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएंगे, वो तो है, कई बार हम कह चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ सेक्रेट क्वांटिटी या प्रॉपर्टी, बट पोटेंशियल इज ऑलवेज रिलेटिव. तो प्लस माइनस कोई कांस्टेंट की तो चिंता ही नहीं करते. इसी को यदि मैं जीरो कर दूं कि सर फ्री स्पेस में क्या होगा, कोई चार्ज नहीं है, इस इक्वेशन का नाम है लाप्लास इक्वेशन. सर जब चार्ज ही नहीं है तो व्हाई इज इट ऑफ इंटरेस्ट? अरे बाबा उस रीजन में चार्ज नहीं है, बाकी जगह तो चार्ज हो सकता है. तो जिस रीजन में चार्ज नहीं है वहां पर भी पोटेंशियल हो सकता है यदि बाकी रीजन में चार्ज हो और किसी ने मुझे बता दिया. तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, सीखेंगे कैसे करेंगे, दैट वी विल डू नेक्स्ट.